नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर पूर्वांचल पत्रिका की आज की तमाम बड़ी खबरों में। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस से जुड़ी हुई कुछ बेहद बड़ी और अहम खबरें निकल कर आ रही हैं। जानेंगे एक एक कर विस्तार से, लेकिन इससे पहले यदि आप भी चाहते हैं कि पूरी दुनिया में फैली महामारी और साथ ही साथ आपकी परेशानी भी जल्द से जल्द खत्म हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिए। दोस्तों, खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आपको बता दें कि महामारी का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ने के कारण सरकार की तरफ से कुछ कड़े कानून और नए नियम लागू किए हैं, जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी। दोस्तों, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले फटाफट जान लेते हैं महामारी के नए अपडेट्स को। अभी तक भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या 17,265 पहुंच गई है, जबकि 2,600 के आसपास मरीज ठीक होकर घर वापस जा चुके हैं। दुख की बात यह है कि अभी तक 545 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। अगर हम बात करें विश्व की, तो विश्व में 24,06,745 मरीज सामने आए हैं, जबकि 6,25,000 के आसपास मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। तो वहीं दुख की बात यह है कि 1,65,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। दोस्तों, जिस रफ्तार से ये महामारी बढ़ती जा रही है, हो सकता है कि आप इस वीडियो को जब देख रहे होंगे तो आंकड़ा बढ़ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। पहली बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, लॉकडाउन के बीच कृषि कार्य के लिए छूट के साथ किसानों की समस्याओं पर सरकार का खास ध्यान। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस की महामारी के कारण देश भर में जारी लॉकडाउन के बीच सरकार की 20 अप्रैल से कृषि क्षेत्र और उससे जुड़ी गतिविधियों पर विशेष नजर रहेगी। केंद्र सरकार के मुताबिक खेती बाड़ी से जुड़े काम की 20 अप्रैल से देश के कई हिस्से में अनुमति होगी। इसके अलावा मनरेगा के तहत कार्यों की भी अनुमति होगी, लेकिन इन सब में आपको सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों कि कृषि मंत्रालय ने रविवार को जो ताजा आंकड़े जारी किए हैं, उसके मुताबिक देश में रबी सीजन में कुल 310 लाख हेक्टेयर में गेहूं की फसल बोई गई थी, जिसमें से 67% गेहूं के फसल की कटाई पूरी हो चुकी है। केंद्र सरकार से राज्यों से कहा है कि एपीएमसी कानून में सुधार किया जाए, जिससे लॉकडाउन के दौरान किसान अपनी फसल सीधे अपने गोदामों से खरीदारों के बीच बेच सके। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस संकट पर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी यानी एपीएमसी कानून में बदलाव जरूरी होगा, जिससे किसान अपनी फसल उत्पाद सीधे खरीदारों को बेच सके। इससे मंडियों में भीड़ रोकने में मदद मिलेगी। किसान गोदामों से सीधे अपने उत्पाद को बेच सकेंगे। दरअसल लॉकडाउन के दौरान फसल को मंडी ले जाने में किसानों को आ रही शिकायतों के बाद भारत सरकार ने यह पहल शुरू करने का फैसला किया है। इस बारे में कृषि मंत्रालय 4 अप्रैल को सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी कर चुका है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, चीन ने की भारत के नए एफडीआई नियमों की आलोचना। जी हां दोस्तों, चीन ने की भारत के नए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अर्थात एफडीआई नियमों की आलोचना। चीन ने सोमवार को कहा कि यह विश्व व्यापार संगठन WTO के सिद्धांतों के विरुद्ध है और मुक्त एवं निष्पक्ष व्यापार के खिलाफ है। दिल्ली स्थित चीन के दूतावास की प्रवक्ता जी रोंग ने बयान में कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि भारत ये भेदभाव वाली नीति बदलेगा और अलग अलग देशों के निवेश से एक जैसा बर्ताव रखेगा। उन्होंने कहा कि भारत की ओर से लगाई रोक WTO के नियमों के खिलाफ है और G20 के आम समझौतों के खिलाफ भी है। कंपनियां कहाँ निवेश करती है, वो वहाँ के बिजनेस के माहौल और आर्थिक स्थिति पर नजर रखती है। कोविड-19 से बने खराब आर्थिक माहौल में देशों को मिलकर काम करना चाहिए। इतना नहीं, उन्होंने सोमवार को अपने ट्वीट में और भी लिखा, चीनी निवेश भारत में उद्योग के विकास और रोजगार सृजन का समर्थन करता है। हमारी कंपनियों ने कोरोना वायरस के खिलाफ भारत की लड़ाई में सक्रिय रूप से मदद की है। हम उम्मीद करते हैं कि भारत इस भेदभावपूर्ण नीति में बदलाव करेगा और मुक्त, निष्पक्ष और न्याय संगत कारोबारी माहौल का रास्ता प्रशस्त करेगा। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी के दौरान चीनी निवेश और भारतीय कंपनियों के टेक ओवर को रोकने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए पिछले हफ्ते एफडीआई नियमों में बड़ा बदलाव किया था। इस बदलाव के बाद कोई भी विदेशी कंपनी किसी भारतीय कंपनी का अधिग्रहण विलय नहीं कर सकेगी। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने भी बताया कि भारत के साथ जमीनी सीमा साझा करने वाले देशों के निकाय अब यहां सिर्फ सरकार की मंजूरी के बाद ही निवेश कर सकते हैं। भारत में होने वाले किसी निवेश के लाभार्थी भी यदि इन देशों से होंगे या इन देशों के नागरिक होंगे, ऐसे निवेश के लिए भी सरकारी मंजूरी लेने की आवश्यकता होगी। दरअसल सरकार को लगता है कि चीनी कंपनियां भारतीय कंपनियों के अधिग्रहण या खरीदने की फिराक में है, इसलिए सरकार ने ये कदम उठाया है। चीनी कंपनियों को इस तरह के कदम से रोकने के लिए कई अन्य देश पहले ही नियमों को कड़ा कर चुका है, जिसमें इटली, स्पेन, जर्मनी ने भी अपने एफडीआई नियमों में बदलाव किया है। जी हां दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, लॉकडाउन के बीच बीजेपी एमएलए को ट्रेवल पास जारी होने पर प्रशांत किशोर हमलावर। बोले, नीतीश जी अब आपकी मर्यादा कहां गई। जी हां दोस्तों, ऐसा लगता है कि बिहार सरकार वह नहीं करती जिसको लेकर वह उपदेश देती है। 15 अप्रैल को राज्य के मुख्य सचिव की ओर से केंद्रीय गृह सचिव को लॉकडाउन का बेहद कड़ाई से पालन कराने संबंधी पत्र के 2 दिन बाद ही नीतीश कुमार की बिहार सरकार ने बीजेपी विधायक अनिल सिंह को उनके पुत्र को लाने के लिए मूवमेंट पास जारी कर दिया। पिछले सप्ताह शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार ने राजस्थान के कोटा में फंसे छात्रों को वापस लाने के लिए जब 300 बसें भेजी थी,
तो एनडीए में शामिल जेडीयू के प्रमुख नेता और बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने इसका विरोध किया था। नीतीश ने इसे लॉकडाउन के सिद्धांतों के खिलाफ बताया था। जबकि एनडीटीवी से बात करते हुए नीतीश ने उस समय कहा था, जिस तरह से विशेष बसों को कोटा में फंसे स्टूडेंट्स को लाने के लिए भेजा जा रहा है वह लॉकडाउन के सिद्धांत के साथ अन्याय है। नीतीश ने कहा था, इससे सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का उल्लंघन हो रहा है और लोगों के एकत्र होने से कोविड-19 के वायरस के फैलने का खतरा बढ़ सकता है। नीतीश के इस बयान और उसके बाद बिहार सरकार की ओर से बीजेपी विधायक अनिल सिंह को मूवमेंट पास जारी किए जाने से चुनावी रणनीतिकार नीतीश के पूर्व सहयोगी प्रशांत किशोर को सीएम पर निशाने साधने का मौका मिल गया। प्रशांत किशोर ने एक ट्वीट में लिखा, कोटा में फंसे बिहार के सैकड़ों बच्चों की मदद की अपील को नीतीश कुमार ने यह कहकर खारिज कर दिया था कि ऐसा करना लॉकडाउन की मर्यादा के खिलाफ होगा। अब उन्हीं की सरकार ने बीजेपी के एक एमएलए को कोटा में अपने बेटे को लाने के लिए विशेष अनुमति दी है। नीतीश जी, अब आपकी मर्यादा क्या कहती है? प्रशांत किशोर ने अपने ट्वीट के साथ बीजेपी विधायक को जारी किए गए मूवमेंट पास की कॉपी भी लगाई है। गौरतलब है कि प्रशांत किशोर को इस वर्ष जनवरी में ही जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू से निलंबित किया गया है। गौरतलब है कि इस मामले पर प्रशांत किशोर ने पहले राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के तेजस्वी यादव और उनके बड़े भाई तेज प्रताप भी नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिए हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, पालघर में मॉब लिंचिंग की घटना के बाद एक्शन में गृह मंत्रालय, महाराष्ट्र सरकार से मांगी रिपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधु समेत 3 लोगों की हुई मॉब लिंचिंग के मामले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बात की। गृह मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार से घटना की रिपोर्ट भी मांगी है। बता दें कि पालघर में सैकड़ों की भीड़ ने 3 लोगों को पीट कर हत्या कर दी। इसमें 2 साधु थे, जिसमें एक वृद्ध और एक ड्राइवर शामिल था। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, भीड़ पुलिस के सामने ही इन लोगों की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी। पुलिस के होने के बाद इस तरह की घटना को लेकर अब कई तरह के सवाल उठने लगे। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक इस मामले में FIR दर्ज कर 110 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें 110 में से 101 लोगों को 30 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया, जबकि नाबालिगों को जुवेनाइल सेंटर होम भेजा गया है। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से रविवार की शाम को यह कहा गया कि पालघर घटना पर कार्रवाई की गई है और पुलिस ने 2 साधु, एक ड्राइवर की मॉब लिंचिंग और पुलिस कर्मियों पर हमला करने वाले सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। राज्य सरकार घटना की उच्च स्तरीय जांच की आदेश दे चुके हैं। राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने रविवार को देशमुख ने इस घटना को कोई सांप्रदायिक रंग नहीं देने की चेतावनी भी दी है, क्योंकि 3 मृतकों में 2 लोग साधु बताए जा रहे हैं। तो वहीं उधर पूर्व सीएम ने की कार्रवाई की मांग। उधर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी हत्या के आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। फडणवीस ने ट्वीट करते हुए कहा, पालघर में मॉब लिंचिंग घटना का वीडियो हैरान करने वाला है और अमानवीय है। ऐसी विपदा के समय इस तरह की घटना और भी ज्यादा परेशान करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, केंद्र और राज्य सरकार के टकराव के बीच केरल में पटरी पर लौटती जिंदगी। जी हाँ दोस्तों, केरल सरकार ने राज्य की जनता को लॉकडाउन में थोड़ी छूट दी है, जिसके बाद केरल में हालात सामान्य होने की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। केंद्र सरकार ने इस छूट को लॉकडाउन के नियमों को उल्लंघन बताया और इस पर एतराज जताते हुए बीती रात राज्य सरकार को एक चिट्ठी लिखी, जिसके बाद केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने ट्वीट किया, आज से कुछ इलाकों में ढील दी जाएगी, खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है और हमें सावधान रहना होगा। लॉकडाउन ने हमारे जीवन में कौशल में जरूर कुछ कमी ला दी है। अब ज्यादा सावधान रहें, हाथ धोएं, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, पुलिस के अनुसार जामिया हिंसा और उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगा मामले में गिरफ्तारियां फोरेंसिक सबूतों के विश्लेषण के आधार पर। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने सोमवार को कहा कि जामिया मिलिया इस्लामिया हिंसा और उत्तर पूर्व दिल्ली दंगा मामले की निष्पक्ष जाँच की गई और फोरेंसिक सबूतों के विश्लेषण के बाद गिरफ्तारियां हुई। दिल्ली पुलिस ने कुछ वकीलों और कार्यकर्ताओं द्वारा जांच पर सवाल उठाने के बाद यह बयान दिया। दिल्ली पुलिस ने ट्वीट किया, जामिया और उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगा मामलों की जांच दिल्ली पुलिस ने ईमानदारी से और निष्पक्ष रूप से की। उसने लिखा, सभी गिरफ्तारियां वैज्ञानिक और फोरेंसिक सबूतों के विश्लेषण के बाद की गई, जिसमें वीडियो फुटेज आदि शामिल है। गौरतलब है कि पिछले साल दिसंबर में जामिया मिलिया इस्लामिया के कुछ मीटर दूर संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन के हिंसक होने के बाद पुलिस कथित तौर पर परिसर में दाखिल हुई थी। पुलिस ने कहा कि दिल्ली पुलिस कानून में व्यवस्था बनाए रखने और उत्तर पूर्व दिल्ली दंगों के साजिशकर्ताओं, आरोपियों को कानून के दायरे में लाने और पीड़ितों को न्याय दिलाने को प्रतिबद्ध है। आपको बता दें दोस्तों, फरवरी में हुई सांप्रदायिक हिंसा में 53 लोगों की जान गई थी और 200 से अधिक लोग मारे गए थे। उसने कहा, यह जांच निहित तत्वों द्वारा फैलाई जा रही अफवाहों से प्रभावित नहीं होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें।